प्यारे दर्शकों को देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक और लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है, क्योंकि आप ही हमारे पैनल में एक्सपर्ट बनकर पैनल में जुड़े एक्सपर्ट के साथ अपनी राय साझा करते हैं और बहस की दशा और दिशा को तय करते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है बंगाल की राजनीति से जुड़ा हुआ। क्यों मंदिर मंदिर जाकर वहां पर हिंदुओं के लिए, हिंदू वोटों के लिए सहानुभूति बटोरने की कोशिश की जा रही है। आज यही हमारी बहस का मुद्दा है। एक बार हम आपको पोल के रिजल्ट्स बताते हैं और फिर बताते हैं कि कितने प्रतिशत लोगों ने इसे मत दिया है। चुनावी हिंदू बन किसने खेला हिंदू कार्ड? 70% लोग चाहते हैं इस पर बहस हो। आप भी इस पर बहस करेंगे, हमारे साथ करेंगे, आप हमारे साथ इस शो के अंदर भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? आज शाम होते होते जहां ममता बनर्जी मंदिर मंदिर घूम रही थी, शाम होते होते उनके पैर में चोट लग गई। कैसे लगी उनके पैर में चोट? ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि ये चोट लगाई गई है साजिश के तहत। कुछ लोग उनको घेर के ले गए, उनके पाँव को दबाया और उनके पाँव को गाड़ी के गेट के साथ बंद कर दिया। ममता बनर्जी अब कोलकाता के लिए रवाना हो गई है, जहां उनका मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। लेकिन सवाल, ये शरारत है या सहानुभूति बटोरने की कोशिश? हिंदू कार्ड खेलते जावें ना। आखिरकार शिवरात्रि से एक दिन पहले महादेव का नाम लेकर ममता दीदी ने नंदीग्राम के संग्राम में पहले पूजा की और फिर अपना पर्चा भरा। एक दिन पहले भी उन्होंने मां चंडी की पूजा की थी। मां दुर्गा से अपने सफल होने की मनोकामना की थी। दीदी ने भगवान जगन्नाथ से जीत के लिए हाथ जोड़े तो मां काली से किसी भी कीमत पर भरोसा न तोड़ने की उम्मीद लगाई है। मंदिर मंदिर, द्वारे द्वारे अब ममता दीदी भगवान के सहारे आ गई हैं। साथ ही बीजेपी को हिंदू कार्ड ना खेलने की चेतावनी दे डाली है। हालांकि कांग्रेस ने ममता दीदी के मंदिर मंदिर भटकने का कारण भी बता दिया है। जिंदगी में कभी हमें ये देखने को नहीं मिला कि हमारे मुख्यमंत्री चंडी पाठ कर रहे हैं। बीजेपी की डर से भरसक प्रयास में जुटे हुए हैं। 50,000 से ज्यादा वोटों से हराने का प्रण करने वाले बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने ममता दीदी पर चंडी देवी के पाठ का गलत मंत्रोच्चारण करने का आरोप लगा सीख भी दे डाली। ममता बनर्जी ने गलत सरस्वती मंत्र बोला, ममता बनर्जी ने गलत चंडी पाठ किया। ममता बनर्जी राम शब्द सुनकर गुस्सा आता है, अपशब्द बोलता है, इसलिए जोगी जी पूजा पाठ करता है। असली मंत्र सुनने के लिए जोगी जी को एक बार लाना ही पड़ेगा। अब वो चंडी पाठ करके ये सिद्ध करने की कोशिश कर रही है कि मैं हिंदू हूँ। ऐसा क्या पाप किया उन्होंने जो मंच पे जाकर उनको चंडी पाठ करना पड़ रहा है? ऐसा लगता है कि ममता दीदी को जय श्री राम के जयकारे की गूंज ज्यादा असर कर रही है। साफ है कि टीएमसी की जिम्मेदारी अकेले उन्हीं के कंधों पर है। ऐसे में दीदी के लिए बीजेपी के हिंदूवादी विचारधारा से पार पाना बेहद चुनौतीपूर्ण बन गया है। ये वही ममता दीदी हैं जिन पर तुष्टीकरण के लिए आरोप लगता रहा है, लेकिन अब वो खुद को हिंदू बेटी बताकर इमोशनल कार्ड खेलने से भी नहीं हिचक रही। যারা হিন্দু মুসলমান করছেন তাদের আমি পরিষ্কার বলি, শুনে রাখুন, আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে। আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না। আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে গেলে আগে বলুন আপনি নিজে ভালো হিন্দু কিনা। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी ने जिस तरह से अपनी रणनीति बदली है, उससे साफ है कि उन्हें जय श्री राम के जयकारे की गूंज से ज्यादा करना होगा। यानी चुनावी हिंदू तो बनना ही होगा, भले ही दरगाह मजार पर चादर चढ़ती रहे। क्या ये चुनाव के लिए चंद दिनों की पूजा पाठ है? यही आज देश की बहस है। तो ममता बनर्जी का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? क्योंकि ममता बनर्जी तो याद करी जाती थी मुहर्रम में जुलूस को निकालने में प्राथमिकता दिए जाने के मामले में। इस बात को लेकर कई विवाद खड़े हुए थे, मामला कोर्ट तक भी पहुंचा था। इसी पर बहस करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ अविजेश अवस्थी हैं जो कि संघ के एक विचारक हैं। मेरे साथ चंदन घोष चौधरी हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं पश्चिम बंगाल के। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं जो कि लेफ्ट के नेता हैं। मेरे साथ टीएमसी से मानस जायसवाल हैं। सबसे पहले आपके पास चलूंगा संबित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमारे यहाँ बोलते हैं कि नया नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है,
तो क्या ममता बनर्जी के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है? देखिए, मुझे तो राहुल गांधी याद आ गए हैं। मुझे तो वो दिन याद आ गए 2019 के चुनाव से पहले। याद करिए, जब राहुल गांधी बंद कमरे में कहते थे हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है, और कमरे से निकलने के बाद कहते थे मेरा चंदन की पोटली लाओ, जल्दी से मुझे चिता चैतन्य लगाओ, मुझे यहाँ से भस्म विभूषित कर दो, और जनेऊ जो है वो कोट के ऊपर ही धारण कर लेते थे। अब याद करिए किस प्रकार से राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने 2019 के चुनाव से पहले सारे मंदिरों में जाकर वो शिव भक्त बने हुए थे, मगर उनका हश्र क्या हुआ 2019 के चुनाव में वो हमने देखा है। क्योंकि दिल से वो कितने काले हैं, दिल में वो हिंदुओं के प्रति क्या सोचते हैं, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। ये सारे लोग, चाहे वो ममता बनर्जी हो चाहे राहुल गांधी हैं, ये तुष्टीकरण के मास्टर हैं, ये मास्टर ऑफ अपीजमेंट जिसको कहा जाता है। देखिए, ये वही लोग हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, ममता बनर्जी वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने विजयदशमी के दिन दुर्गा पूजा का विसर्जन नहीं हो सकता है, ये 2 बार ये नियम पारित किए मुहर्रम के लिए। इस पूरे विषय को लेकर हाईकोर्ट में जाना पड़ा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पूरे विषय में फटकार लगाया टीएमसी की सरकार को, ममता बनर्जी को, तब जाके परमिशन ग्रांट किया। ममता बनर्जी ने आप याद करिए, भगवान राम नवमी के दिन भगवान राम के जुलूस को परमिशन नहीं दिया था, वह भी हाईकोर्ट में जाना पड़ा। हाईकोर्ट के परमिशन के बाद जुलूस हुआ। सरस्वती पूजा कुछ स्कूलों में कि नबी के जन्मदिन के दिन सरस्वती पूजा नहीं मनाया जा सकता है, इस पर भी ममता बनर्जी ने सरस्वती पूजा पर रोक लगाई थी, वहां भी कोर्ट से ऑर्डर आया। और हाल फिलहाल में जय श्री राम कहने वालों के साथ क्या सुलूक ममता बनर्जी ने किया, किस प्रकार का व्यवहार किया कि मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी, यह भी हमने देखा है। आज अचानक इनको हिंदू बनना पड़ रहा है। आज अचानक वही ममता बनर्जी, याद करिए, कलकत्ता के हर नुक्कड़ पे, हर चौखट पर, हर चौराहे पर ममता बनर्जी हिजाब पहन करके नमाज पढ़ती हुई पोस्टरों में दिखती थी। आज अचानक वो कह रही है कि मैं चंडी पाठ करूंगी। मैं तो कहूँगा धन्य है मोदी जी, धन्य है मोदी जी। जिस प्रकार से मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान के वातावरण को बिल्कुल साफ किया है और ये दिखा दिया है कि तुष्टीकरण करने वाले स्यूडो सेक्युलरिस्ट कौन है और असली में बिना अपीजमेंट और तुष्टीकरण के साथ काम करने वाले लोग कौन है, ये आज स्पष्ट हुआ है। ठीक है, मैं यहीं से लेता हूं और सीधे चलता हूं मानस के पास। मानस, मुझे बताइए, नया नया हिंदू बनने की क्या जरूरत थी? और मेरे सारे पैनलिस्ट को नमस्कार। सुन पा रहे हैं दीपक जी आप मुझे? सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूं मानव जी आपको। बढ़िया बात है। सभी को मेरा नमस्कार। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे हैं सभी को, और आपको भी। बहरहाल, नया नया हिंदू, ये आपका प्रश्न है तो थोड़ा विकिपीडिया या गूगल कर लेते सर। ममता बंदोपाध्याय, ममता बनर्जी, ये हिंदू नाम है और ये हिंदू ब्राह्मण नाम है। और जहां तक नंदीग्राम का सवाल है, नंदीग्राम में बहुत सारे मंदिरें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और दीदी आज भी बहुत सारे मंदिरों में गई हैं, और साथ ही साथ आपके कुछ भजन कीर्तन में भी गए हैं, क्योंकि बंगाल में हरे कृष्णा हरे रामा बहुत चलता है, और हमारा एक संगीत भी है, हरे कृष्णा हरे हरे टीएमसी घरे घर। जहां तक आज का ये माँ चंडी का पाठ का सवाल है, एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट है दीदी की तरफ से, क्योंकि वो कालीघाट में जन्मी है। उन्होंने काली मंदिर में अपना मोटा मोटी पूरा जीवन ही अर्पित कर रखा है। दुर्गा और काली का स्थान है बंगाल, और जहां तक वो खुद है, वो उनके घर में भी दुर्गा पूजा होती है, काली पूजा होती है, हर वो पर्व मनाया जाता है। वो उनके लिए हर धर्म एक समान है। जो विवेकानंद जी का थॉट्स था, जो उनके लिए हम लोग बंगाल की धरती में हर धर्म को मनाते हैं सर, हर पर्व को मनाते हैं और खुशी से मनाते हैं। चाहे वो ईद हो, चाहे वो गुरुद्वारा के लिए गुरु साहब का कोई पर्व हो, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे वो काली पूजा हो, चाहे वो क्रिसमस हो। पार्कशीट आई है सर 25 दिसंबर को, जगमगाता है हमारा पार्कशीट। अमिताभ बच्चन ने बहुत साल पहले कहीं बोला था कि भाई हम पार्कशीट को मिस बहुत करते हैं। उनका बहुत मन होता था अमिताभ बच्चन साहब का कि पार्कशीट में वॉक करें, और बहुत ही सुंदर तरीके से हम मनाते हैं सर। हमारे लिए बहुत नॉर्मल है सर, हर त्योहार को मनाना और खुशी से मनाना, अपनों को लेकर चलना, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो ईद हो, बकरीद हो, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो गुरु साहिब का प्रोग्राम हो, गुरु नानक जयंती क्यों ना हो। तो सर हमारे लिए बहुत कॉमन है। अद्भुत यह है कि बीजेपी वालों के लिए कॉमन नहीं है, उनके लिए सिर्फ वोट बैंक के लिए कॉमन हो सकता है। हमारे लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स वैसी है नहीं।
क्योंकि अगर हमारी नेत्री अगर हम कोई काम कर रही है आप उसको उस तरीके से देखेंगे, ये अनिवार्य अरे है। आप भी तो आप मानव जी एक वोट स्पर्धा बैंक में के हैं। लिए कर रहे हैं, वरना थोड़ी जाती ममता मंदिर मंदिर। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वोट के लिए नहीं हो रहा है तो किसके लिए हो रहा है ये अभी सब? इलेक्शन का टाइम है। पिछले 10 साल में कितनी बार मंदिर गई मुझे ये बता दीजिए, और एक दिन के अंदर वो 8-8 9-9 बार जा रही है, तो उसको क्या कहेंगे? सर इलेक्शन के टाइम में तो कैमरा आगे पीछे घूमता है ना सर, वो तो चिपका मानव जी रहता मैं है। आपको लेकिन आपको normal- फैक्ट भी बताऊंगा, लेकिन अभी बड़ी खबर है नंदीग्राम से, जहां ममता बनर्जी को चोट लगी है। मैं चाहूंगा अपने पैनल प्रोड्यूसर से कि पैनल से किसी को जोड़े, वहां से नंदीग्राम से जोड़ें, और हम ये पता लगा सके कि अब ममता बनर्जी की हालत कैसी है। सीधे चलूंगा संबित पात्रा जी के पास। संबित पात्रा जी ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व आपके लिए दिखाने के लिए हो सकता है, हम तो हिंदुत्व की परंपराओं में रचे बसे हैं। क्या यही कारण था कि कलमा पढ़ रही थी दीदी? कलमा नहीं, कितना अच्छा लग रहा है। आप सोचिए, आज ये लोग सब लड़ रहे हैं कि देखिए हम कितने बड़े बड़े हिंदू हैं, और इनके तो प्रवक्ता कह नहीं रहे सर, हैं कि नहीं सर, वो हम तो साधारण हिंदू हिंदू नहीं, वो मुस्लिम नहीं ब्राह्मण कर रहे हैं हैं। सर। आप याद करिए, हिंदू ठीक लड़ा रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, हमको अपना परिचय नहीं देना है। ये फिर बीच में चिल्ला, हमको अपना परिचय नहीं ये देना बीच है। में क्यों तो चिल्ला पूरा रहे परिचय ये मेरा हैं दीपक तत्व ही जी? नहीं था। हमारा इनको जरा तत्व है, कहिए वो शांत हो मुख्यमंत्री, और हम जाएंगे। हर पर्व को मनाते हैं। ठीक और है, हमारे ठीक लिए है। हर पर्व एक जैसा है। ये दीपक और जी हर इनको जरा धर्म एक शांत समान कर है लीजिए, या सर, तो हर बोल धर्म ले एक पहले, समान फिर है। मैं बोलता हूँ। जिस दिन आपके कुर्ते का बटन अगर कोई सिलने वाला अगर ठीक कोई है, दूसरे- ठीक। मानव जी एक एक करके बोलते हैं, बेहतर होगा। आपकी आवाज भी ठीक से जाएगी, सर, वो संबित जी समझे की नहीं, आवाज सर, भी वो ठीक से समझे जाएगी। एक एक करके बोलते हैं संबित पात्रा जी। सर, संबित जी समझे नहीं, इसलिए सर बता रहा था। आप समझाने फिर आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, आप समझाने फिर आ ठीक है, जाना। ठीक है सर, तो हाँ, आज- एकदम सर, एकदम मैं आपके साथ हूँ सर। मुझे तो आज अपार प्रसन्नता हो रही है। मतलब वहाँ राहुल सोनिया लड़ रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। यहाँ तमाम टीएमसी के लोग हिंदू बनने के होड़ में आ गए हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है बताइए? अपार अपार प्रसन्नता है। देखिए इतने ज़ोर से मत हंसिए। दूसरी बात मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, अभी इनके प्रवक्ता ने कहा कि वो साधारण हिंदू नहीं है, वो तो ब्राह्मण है। आप याद करिए, ये राहुल गांधी के लिए भी क्या सुरजेवाला ने कहा था, ये ऐसे वैसे हिंदू नहीं है, ये तो जनेऊधारी ब्राह्मण है। ये वही लोग हैं जो ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की पे न जाने कितने कितने सेमिनार करते हैं। यही लोग हैं जो भाषण देते हैं ये ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की हैज़ टू बी स्मैश्ड। और इलेक्शन के समय जनेऊ निकाल के ब्राह्मण बनने चले। मगर अच्छी बात है, ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि राम जन्मभूमि पर जो सुनवाई होनी चाहिए वो 2019 के बाद होनी चाहिए। ये वही लोग हैं जो भव्य मंदिर नहीं बनना चाहते थे, वो चाहते नहीं थे कि भव्य राम मंदिर अयोध्या में बने। आज नतमस्तक होकर राम के कदमों में पड़े हैं, आज नतमस्तक होकर चंडी पाठ कर रहे हैं। मुझे लगता है यही अच्छे दिन है जो तुष्टीकरण करने वाले लोग आज झुक करके वाकई भारतवर्ष को सलाम कर रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई। सर तुष्टीकरण क्या कहेंगे मानव जी? झुककर सलाम करना पड़ रहा है आपको उसी संस्कृति को? सर सुनिए सर, हम विवेकानंद की भूमि में जन्मे हैं सर। हम तो हर पर्व को मनाते हैं सर। अब आइए बंगाल में कुछ दिन गुजारिए, बंगाल में आपको पता चल जाएगा। हम तो जगन्नाथ को भी मानते हैं। और सर हम बता दें, हमारे बंगाल में बहुत सारे लोग हैं, माने हर घर में, जो जगन्नाथपुरी हर साल जाते हैं। ठीक है, और हमारे बहुत सारे मित्र हैं जगन्नाथपुरी में। प्रभु जगन्नाथ हमको अन्न भी देते हैं, हमको दीक्षा भी, हमको शिक्षा भी देते हैं कि हम हर धर्म को मनाते हैं। और सर सबसे बड़ी बात है कि सर धर्म की राजनीति तो हम कर नहीं रहे हैं। हम कर रहे हैं रिपोर्ट कार्ड की राजनीति की भी। हमने 10 साल में क्या किया, हम कहना चाहते हैं कि भैया हमने क्या नहीं किया और क्या करना चाहिए, उसके लिए भी हम है रेडी, सज्ज है। हमने औरतों का सम्मान करना सीखा है, हमने कन्याश्री लाया, हमने रूपोश्री किया, हमने खाद्यश्री दिया, हमने सुबोध साथी दिया। मैंने क्या नहीं किया है सर? हमारे लिए मंदिर शिक्षा का केंद्र है सर। शिक्षा हमारे लिए मंदिर है। हम चाहते हैं कि हर वो बच्चा पढ़े, हर वो औरत स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं सर। हमारे लिए तो कुछ है नहीं सर। ये तो जो बात हो रही है सर, जो धर्म के लिए जो लड़ रहे हैं वो धर्म के लिए लड़े, हम कर्म के लिए ले रहे हैं। हमारे लिए कर्म प्रधान है। धर्म आस्था है, कर्म प्रधान है सर। आपको तकलीफ है कि ममता बनर्जी इतना काम क्यों करती है, ममता बनर्जी ने इतना काम क्यों किया, ममता बनर्जी खाद्य शुल्क देती है, लोगों को खाना क्यों पहुंचाती है, ममता बनर्जी बच्चों को स्कॉलरशिप क्यों देती है, ममता बनर्जी बच्चियों को साइकिल क्यों प्रदान करती है, ममता बनर्जी गर्भवती बच्चों के लिए 12 हट्स क्यों बनाती है, ममता बनर्जी जो गर्भवती बच्चे औरतें होती हैं उनको मैटरनिटी लीव ज्यादा क्यों देती है।
तकलीफ क्या है सर? तकलीफ यह है कि वो इतना क्यों कर रही हैं? तकलीफ यह है कि उनका जनादेश और जो जन नहीं, अभी तो एक मिनट मानव जी अभी तो तकलीफ में ममता जी भी हैं, क्योंकि मैं वो सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ कोलकाता के हॉस्पिटल से, जहां पर अभी ममता बनर्जी पहुंची है। नंदीग्राम में वो जब रोड शो कर रही थी तब उनके पांव पर किसी ने चोट मारी, ये आरोप उन्होंने लगाया। उसके बाद से उन्होंने अपना कार्यक्रम बीच में छोड़ा, उन्हें नंदीग्राम ही रुकना था, वापस वो कोलकाता के लिए गई और अब वहां पर उनका मेडिकल इंस्पेक्शन होगा और ये देखा जाएगा कि उनको कितनी चोट लगी है। उनका कहना है कि उनके पांव के अंदर ये चोट लगी है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें कोलकाता के मेडिकल कॉलेज से सीधी तस्वीरें आ रही हैं। ममता बनर्जी को उतारा जाएगा, उनके बाएं पांव के अंदर चोट लगी है, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक। संबित पात्रा जी, क्या ये चोट जेन्युइनली लगी है या आप इसे भी पॉलिटिकल स्टंट कहेंगे? देखिए दीपक जी, मैं स्पष्टता कहना चाहता हूं, ममता बनर्जी के पैर में जो मोच आ गया है वो जल्दी से ठीक हो जाए और ममता बनर्जी दर्द मुक्त हो जाएं। इसके लिए हम उनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे और वो जल्दी ठीक हो जाए, हम ये प्रार्थना भी करते हैं। मगर बिना किसी रिपोर्ट के, बिना किसी यहाँ फुटेज के, जिस प्रकार से टीएमसी ने कहा कि ये साजिश है, ममता जी ने तो पता नहीं किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, मगर ये बीजेपी की साजिश है, ये जो टीएमसी के लोग कह रहे हैं, किस बिना पे कह रहे हैं? देखिए, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि 3-4 यहाँ पर थ्योरी आ रही है। कोई कह रहा है कि ममता बनर्जी चल के जा रही थी, किसी पोल से टकरा गई। कोई कह रहा है कि ममता बनर्जी पैदल जा रही थी, किसी ने धक्का मार दिया। कोई कह रहा है वो गाड़ी में बैठी थी, आधा पैर बाहर था, किसी ने गाड़ी के दरवाजे को बंद कर दिया जिससे उनको चोट आ गया। कोई कह रहा है कि उनके ऊपर गाड़ी, बीजेपी की गाड़ी चढ़ गई। बताइए कहाँ से ये सब फुटेज कहाँ है? ये 4-4, 5-5 थ्योरी क्यों है? और बिना रिपोर्ट के बात करना, साजिश कह देना, ये कहीं ना, और ये मुख्यमंत्री हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मुख्यमंत्री का एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का काफिला होता है, उनके खुद के आईपीएस ऑफिसर वगैरह उनके साथ होते हैं। वो कहाँ थे? वो खुद कहा जा रहा है कीर्तन से वो निकल रही थी, बहुत भीड़ थी वहाँ पर भीड़ थी तो कोई भागा तो नहीं होगा, वहीं पर अटक गया होगा। सिक्योरिटी वालों ने पकड़ा क्यों नहीं? ये किस प्रकार की राजनीति हो रही है? क्या ये सहानुभूति की राजनीति हो रही है या वास्तविक राजनीति है? ये सारा विषय रिपोर्ट आने के बाद मालूम पड़ेगा। रिपोर्ट से पहले कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। ठीक है, मैं सीधे मानव से, मानव, सहानुभूति के लिए राजनीति हो रही है? सर देखिए, मैं तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहले आपको ये बता दूं, दी को किसी सहानुभूति की जरूरत नहीं है। वो शेरनी है, शी इज अ रॉयल बंगाल टाइग्रेस, और जिस तरीके से वो लड़ रही है और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 8 फेजेस में जो इलेक्शन हो रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट में 2-3 दिनों में 2-3 फेजेस में इलेक्शन हो रहा है, ये ऑलरेडी सिद्ध करता है कि डरा कौन है और सहानुभूति की किसको जरूरत है। मेरी पूरी संवेदना है बीजेपी के प्रति, जो वो सोच रहे हैं कि भाई दीदी को डरी हुई है, ऐसा नहीं है। दीदी एकदम सशक्त है और दूसरी तरीके से शक्ति के लिए शक्ति का प्रतीक है वो, और शेरनी को किसी से भय नहीं है। अरे भाई वो अकेले ही लड़ रही हैं पूरे बीजेपी कौम से, कोई तकलीफ नहीं है। आपके 20 मंत्री आ जाएं, 40 प्रभारी आ जाएं, और हमारे मतलब आप कांग्रेस को कहीं मानते ही नहीं। चंदन घोष जी, टीएमसी ने तो आपको फारिग कर दिया, चंदन घोष की पार्टी को मानते ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि खाली बीजेपी और टीएमसी में फाइट है। बताइए चंदन घोष जी। मानव जी रुकिए, थैंक यू। मैं आ रहा हूँ संबित जी आपके पास। पार्टिसिपेशन अभी क्या है, एक इलेक्शन का मुद्दा होना चाहिए। हर रोज किसी ना किसी कोई ना कोई नाटक बन रही है इन पे। तो यहाँ पे आप अगर देखिएगा, हम लोगों का लोकसभा का कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी का स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्लियर स्टेटमेंट, जो इन पे ये सिंपैथी का जो राजनीति कर रही ममता बनर्जी ट्राइंग टू इनकैश, ये तो सही है, इसमें कोई बात नहीं है। 10 साल से ये सहानुभूति जुगाड़ करने का ये राजनीति ममता जी कर रही है। इसके साथ साथ बीजेपी का जो अभी यहाँ का डेवलपमेंट है, इसका मुद्दा क्या है, व्हाट इज द पर्पस? एकदम क्लियर पर्पस ही हिंदुत्व लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाने का। कोई डेवलपमेंट का मॉडल अभी तक लोग शेड्यूल करने नहीं सके। यहाँ पे संदीप पात्र जी है, he knows it very well, he's a very good orator, I am very great admirer of him. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये बात बोलने का नहीं है, एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट बंगाल में क्या है, व्हाट इज डेवलपमेंट हियर एंड व्हाट आर द मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे मोदी जी आ रहे हैं,
यहाँ पे अमित शाह जी आ रहे हैं, यहाँ पे नड्डा जी आ रहे हैं, हर किसी का पास वो एक ही कार्ड है, ये हिंदुत्व कार्ड। किसी डिवाइसिव पॉलिसी, इलेक्टोरल बेनिफिट के लिए लोग कहाँ कहाँ एक्सचेंज कर रहे हैं जो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। इट्स नॉट गिविंग द राइट सिग्नल। तो यहाँ पे ये इतना सारे मतलब ये लीडर लोग, बीजेपी बोलिए या टीएमसी बोलिए, कोई पार्टी एक सीधा बात नहीं कर रहे जिससे बंगाल जनता को, आम जनता को इससे कोई मतलब कोई सहारा मिले। इतना सारे प्रॉमिस है और कोई इतना सारे इंप्रेशन भी बने जिससे बंगाल, अच्छा, ठीक है, बंगाल का जो ठीक है, आपका पॉइंट वेल टेकन, आपका पॉइंट वेल टेकन। लेकिन सीधे अवनीश जी के पास चलता हूं। अवनीश जी, आपको लगता है चंदन घोष जी सही बोल रहे हैं? कोई डेवलपमेंटल एजेंडा नहीं, सिर्फ कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप लोग। चंदन घोष की बात मुझे उनके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए साफ साफ सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन चंदन घोष जी तो कहीं रेस में ही नहीं है ना, कहीं ना 3 में ना 13 में। ये तो सिर्फ वक्तव्य देने भर के लिए है। वहाँ पे कांग्रेस सीपीएम के साथ बहुत छोटी सी सीट्स लेकर के इलेक्शन लड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल में। अब इनका कोई अस्तित्व नहीं है। पहली बात तो ये चंदन घोष को स्वीकार कर लेना चाहिए। जहाँ ये लड़ रहे हैं वहाँ पे किसके साथ अलायंस कर रहे हैं, वो सांप्रदायिकता की कौन है, फुरफुरा शरीफ या कौन है वो पीरजादा साहब, वो सेकुलर हैं, और बीजेपी और संघ सांप्रदायिक है, वो भगवा आतंक फैलाता है। ये तो कांग्रेस की नीति है। महत्वपूर्ण बात यह कि ममता बनर्जी आज जो मंदिर घूमने पर मजबूर हो गई। मैं मानव जायसवाल से पूछना चाहता हूँ, इससे पहले कभी घंटा घड़ियाल बजाते हुए मैंने तो देखा नहीं। अलबत्ता हिजाब पहने हुए उनको जरूर देखा, कलमा पढ़ते हुए जरूर देखा। वो फोटो अब तक क्यों नहीं आई सोशल मीडिया पे, जब वो घंटा घड़ियाल बजाते हुए जोर जोर से स्तोत्र का पाठ कर रही हैं। और सुन लीजिए मानव जायसवाल सुन लीजिए, ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने कहा था कि वो जो मुसलमान मुझे वोट देता है, गाय देने वाली दूध की दुलत्ती भी सहूंगी मैं। और रामधनु का विवेक श्रीवास्तव, अभी तुम्हारा नंबर नहीं आया, तुम्हारा भी अभी नंबर आ रहा है, तुम्हारे बारे में भी बोलूंगा। डेवलपमेंट की बात कर लीजिए। सर ये बुद्धिजीवी कौन है सर? अगर इस तरीके से बात करेंगे चीन तो कैसे स्पर्धा होगी सर? देने वाले थोड़ा तू तड़क ना करें, थोड़ा सामान्य तरीके से बात करें सर। आपका चैनल है सर, इसकी गरिमा मेंटेन करें। ये वही ममता बनर्जी है। क्या है सर? वही ममता बनर्जी है जिन्होंने सरस्वती थोड़ा गरिमा मेंटेन करने के लिए बोलिए दीपक जी। ये वही ममता तो हम तो आपके गेस्ट हैं। ममता बनर्जी है जो जय श्री राम का नारा लगाने पर कहती थी चमड़ी उधेड़ दूंगी। आज ऐसे लोग, ठीक है, हम गरिमा मेंटेन करते हैं, लेकिन मैं आप तीनों को रोकूंगा। मैं सबसे पहले चलता हूँ लखनऊ, रंजन सिंह के पास। मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं, रंजन सिंह। रंजन, क्या कहेंगे, क्यों ममता को मंदिर जाने की जरूरत पड़ी है? जी, ये ममता बनर्जी जी जो आज की डेट में जो राजनीति कर रही है, एक मौका परस्त राजनीति। तो जय श्री राम से परहेज है, जय श्री राम के नारे लगाने वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती हैं, दुर्गा पूजा पे रोक लगा देती हैं, लक्ष्मी पूजा पे रोक लगा देती हैं, विसर्जन पे रोक लगा देती हैं। आज जब चुनाव आ गया तो मंदिर मत्था टेक रही हैं, ये जाप करवा रही हैं। तो इनसे जो है बंगाल की जनता को सतर्क रहने की आवश्यकता है। और मैं सभी राजनीतिक पार्टियों को कहना चाहूंगा, इनको जो है धर्म की राजनीति करना ये बंद कर दें, विकास की राजनीति करें, शिक्षा की राजनीति करें, धर्म की राजनीति करना बंद कर दें। सबसे ज्यादा संबित पात्रा जी, आपकी पार्टी पर आरोप लगता है कि आप लोग धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म की ही राजनीति करते हैं। देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी में और किसी भी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नीति और रीति दोनों पे बात होनी चाहिए। नीति मतलब कितना टॉयलेट बनाया गया, कितना सड़क बनाया गया, कितनी बिजली दी गई, कैसे पानी दी गया, ये नीति है। और रीति मतलब क्या आप अपने देश के सैकड़ों वर्षों के रीति को समाप्त कर रहे हो? क्या आप एक समुदाय विशेष को अपीज करने के लिए, उनकी तुष्टिकरण के लिए दूसरे समुदाय को पीछे छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? आप अगर यहाँ स्टाइपेंड बांटेंगे, आप पॉलिसी बनाएंगे कि केवल मौलाना, ये देखिए, मैं तो बीच में नहीं बोल रहा था, ये कौन बोल रहे हैं मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, मगर मैं तो जान नहीं पा रहा हूँ। इनकी आवाज जरा कम करिए। अच्छा, ये कम्युनिस्ट बोल रहे हैं, जरा ये कम्युनिस्टों की आवाज। विवेक श्रीवास्तव जी, सुन लीजिए ना, उसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, काउंटर के लिए मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, आप बहुत देर से आ रहे हैं मेरे पास। ये नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं क्या? ये आप रात को सोते हुए भी बोलते रहते हैं क्या? आप कितने मुसलमानों को लोकसभा में टिकट दिया? सुन लीजिए, आप नॉन स्टॉप मत बोलिए। आप चैंपियन बन रहे हैं आज।
सुन लीजिए अब जरा अच्छा, ये सारे लोग हिंदुओं को भी आतंकवादी भी कहेंगे। आप देखते जाइए, ये सारे लोग अभी चंडी पाठ कर रहे थे, ये हिंदुओं को आतंकवादी भी कहेंगे। व्यक्ति पूछ रहा है देखिए चंडी पाठ पीर ज्यादा है, वो व्यक्तिगत जो अरे ये खुद ही पीर ज्यादा हैं, ये उनके चरणों में क्या है, यही उनके चरण है। और चंडी पाठ यही पीर ज्यादा के चरण है, माइनॉरिटी पीर ज्यादा के चरण ही इनका यही है, पीर ज्यादा के चरण। और ये चरण में पड़े क्या हुआ है, ये तो चरण ही है। ज्यादा ने इस्लामिक स्टेट नहीं मांगा, आपने हिंदू राष्ट्र मांगा है। बोलते रहेंगे, हमें कंप्लीट उन्होंने करने नहीं इस्लामिक देंगे। राष्ट्र नहीं मांगा, पहले क्योंकि वो तो अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। ये जरा आप चाहते हैं विवेक श्रीवास्तव जी सुन तो लीजिए उनको, सुन लीजिए विवेक जी, सुन लीजिए उनको, उसके बाद काउंटर के लिए आप ही के पास आऊंगा। सुनते हैं साहब, ये हिंदू पोलराइजेशन के अलावा बोलने के लिए है क्या इनके पास? रोज सुनते हैं तो बताइए, डिबेट में घर में बैठिए। तुष्टीकरण हो रहा है साहब। देखिए दीपक जी, ये डिबेट खराब करने आते हैं, ये लोग डिबेट करने नहीं आते। दीपक बंगाल में अगर आप आ गए, जो लोग देख रहे होते चैनल, फिर इनको देखने के बाद वो चैनल चेंज कर देते हैं। ये नॉन स्टॉप चिल्लाते हैं। आप बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में आएगी, बैठा हूं दीपक जी, मेरा जाना भी है, 9 बजे तक पेट्रोल कितने का होगा, अगर ये अलाउ करेंगे तो मैं बोलूंगा, वरना इनके ऊपर पत्थर पे सर मार के कोई फायदा नहीं। आप बताइए। अच्छा विवेक श्रीवास्तव जी, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा, उनको कंक्लूड कर लेने दीजिए, वो 9 बजे तक ही है। संबित जी बोलिए आप प्लीज, विवेक श्रीवास्तव की आवाज नहीं जा रही है। मुझे पता है अभी वो बिना फिगर दिए भागेंगे, ये भी जानता हूं मैं। देखिए दीपक जी, मैं चलिए दीपक जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक रीति और नीति का सवाल है, आप याद करिए, ये वही ममता बनर्जी है जिन्होंने एक पॉलिसी, एक नीति बनाई थी कि केवल मौलानाओं को ही स्टाइपेंड दिया जाएगा, पंडितों को स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा। अरे भैया आप बताइए, सिलेंडर कितने का देंगे आप मौलाना पे क्यों पहुंच जाते हैं? आज अचानक ये बात डेवलपमेंट की करता हूं, आप हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। क्यों नहीं पहुंचेंगे भैया? आप डेवलपमेंट की बात करिए सर। पीरजादा साहब को बोलिए जरा चुप रहिए। चलिए कोई बात नहीं दीपक जी, मुझे लगता है डीजल कितने का देंगे बंगाल में, आप बताइए ना। बंगाल में आपने वैट नहीं है, अरे आप बंगाल में वैट के बारे में पूछ क्यों नहीं रहे ममता जी से? ममता जी के आपको पैसा मिला है क्या ममता बनर्जी से? ये पैसा खा के बैठे होंगे दीपक जी। दीपक जी, ये विवेक जी पैसा लेके बैठे हैं ममता जी के स्पोक्स पर्सन। इनका तो आजकल यही काम है, ये यहाँ से वहां से पैसा ले लेते हैं इनके प्रवक्ता और बैठ जाते हैं। मैं कह रहा हूँ आपकी सरकार आ जाएगी, कितना मिला होगा? 5-6 हजार रुपए इनको मिला होगा, उसी में आके ममता बनर्जी की बैटिंग कर रहे हैं। बैठ जाओ 5-6 हजार रुपए लेके ममता बनर्जी के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं। आप सत्ता में आ रहे हैं तो आप साइड में क्यों रख दे? ममता बनर्जी की गुड़िया है जो साइड में रख दे। साइड में कैसे रख दे? साइड में तो आप पड़े हुए हैं। आप आ रहे हैं ना सत्ता में, आप क्लेम कर रहे हैं। अच्छा, मैं आप पड़े हुए साइड के लिए रुकूंगा, मैं सीधे नंदीग्राम चलूंगा। मेरे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर वहां से जुड़ रहे हैं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चोट लगी है। धीरेन्द्र, क्या हुआ ममता बनर्जी जी के साथ नंदीग्राम में, बताइए। देखिए, जैसे ममता बनर्जी ने कहा कि आने के बाद कि उन पर हमला हुआ, साजिश है, तो हम लोग सिर्फ मौका वारदात पर पहुंचे जहां बताया जाता है कि हादसा हुआ। मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा, मेरे विजय मेरे साथ जाएंगे कि किस तरह से ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है वो जो यहाँ के लोगों ने बताया है। ये जो जगह है जो जहाँ से वो आ रही थी, हम लोग उनको सुबह से ट्रैक कर रहे थे। जब वो मंदिर लगातार 5-6 मंदिरों को देखने के बाद जब इस बुरुलिया मार्केट से गुजर रही थी तो वो इस जगह पर पहुँचती हैं। ये जगह है जो यहाँ दिखाई देते हैं, इस जगह पर यहाँ वो आती हैं और यहाँ उनका दरवाज़ा, यहाँ ये जगह है जहाँ उसके दरवाज़ा लगने की बात की जा रही है। ये जगह है, आप इसको, इन दोनों के बीच में वो दरवाज़ा लगा। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस पर कहा था। आप अभी बता रहे थे कि क्या हुआ था? बांग्ला आप बताइए किस तरह से हुआ था, क्या हुआ था? आप বাংলা में शायद জি এখানটায় ধরুন আপনি ওখানটায় আছে মমতা ব্যানার্জি হাত জোড় করে এসছে, গাড়ি ওখানটায় দাঁড়ানোর সমস্যা আছে, এখানটায় এসছে, মানে ওখানে পাবলিক যথেষ্ট আছে। তারপরে এখানটায় এসে উনি দরজা খুলে হাত জোড় করে নামতে গেছে, দরজা খুলতে গেছে, হাত জোড় করে রাখছে। তারপরে এখানটায় একদম পোস্টারে লাগা, पोस्टर। किसी को उनके ऊपर कोई हमला यहाँ नहीं हुआ? आप लोग कुछ नहीं हमला हुआ कोई भी, मतलब दीपक जी ये जो यहाँ आने के बाद चूंकि मुख्यमंत्री ने जो कहा था तो हम लोग तुरंत यहाँ न्यूज नेशन यहाँ पहुँचा घटनास्थल पर। यहाँ बहुत लोग हैं जो ये सब चीज़ें बता रहे हैं कि वो यहाँ से ममता बनर्जी अपनी गाड़ी के साथ आ रही थी, वो हाथ जोड़ रही थी यहाँ जो उनके समर्थकों की भीड़ थी। और वो दरवाज़ा, चूँकि सड़क के बीच में इस तरह के पिलर आपको अमूमन नहीं दिखते हैं, जो जिस तरह के लोहे के 2 पिलर थे, तो लगता है कि उसी असावधानी के चलते वो यहाँ दरवाज़ा, जो लोगों के मुताबिक है, यहाँ वो दरवाज़ा खुला और उस दरवाजे
दरवाजे को लगने के बाद वो सीधा यहाँ जी, और पूरा उनकी सिक्योरिटी भी यही थी, और वो दरवाजा बंद हुआ। वो दरवाजा जब बंद हुआ तो वो उनके पैर पर लगा, पैर पर लगने के साथ साथ यहाँ उनके चोट लगने की बात की गई। कहाँ आपने देखा था, किस तरफ से आ रही थी? सुना है जे ऐसे चोट लगे ना गेट में लग दे पाया। कोई हमले ना कोनो हमला नहीं, कोई हमला ना कोई नहीं हमला, कोई भी हमला ना कोई नहीं हमला, किसी ने नहीं देखा यहाँ हमला होते हुए? कोई ना हमला। अच्छा एक बात बताइए, आप बता रहे थे कोई हमला, तो आप लोगों ने किसी भी तरह का हमला यहाँ नहीं हुआ? हाँ नहीं हुआ, हमला कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या आप बता रहे थे गाड़ी किधर से आ रही? गाड़ी उधर से ही आ रहे थे, तो इधर गाड़ी खड़ा थे, तो ये दोनों पिलर के बाजू में उसका दरवाजा ममता तो हमला तो साजिश के तहत हमला ये सब बता रहे थे धीरेन्द्र, धक्का लग लेकिन आई विटनेस कुछ और कह रहे काफी ज्यादा ही था। ठीक है, हाँ देखिए, ये बड़ी हैरत की बात इसलिए है दीपक जी, क्योंकि हम लोग भी उनके साथ साथ चल रहे थे। मतलब हम लोगों का काफिले में काफ़ी पीछे था, और जो अमूमन होता है, मतलब जर्नलिस्टों के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि वो पूरा उनका जो बॉडी कवर था, यानी प्रोटेक्शन गियर था, पूरी तरह था, और वो हम लोगों को, चूंकि हम बराबर ना आ जाए और रिंग ना टूटे, उसके लिए बाकायदा जो धक्का मुक्की अमूमन होती है हम लोगों के साथ, आप भी जानते हैं, काफ़ी आपने सहा कि इस तरह से जो लगती हैं कोहनियाँ, उन सब कोहनियों के बीच में हम लोग उनके अगर बाइट लेना या विजुअल ले रहे थे तो उतना सुरक्षा घेरा हमको पूरा लग रहा था। और यहाँ लगातार पूरे सुबह से आज हम उनके साथ इसी तरह थे। तो यहाँ हुआ उस समय एक विजुअल भी हम लोगों ने देखा, न्यूज़ नेशन ने डाला है कि किस तरह से वो थोड़ा कराते हुए है, एक विजुअल है वो, और उसमें शायद वो डांटती हैं उसमें सुरक्षाकर्मी को, चूंकि उस विजुअल में सिर्फ ऑडियो हमको दिख रहा है, मतलब विजुअल दिख रहा है। उसके बाद फिर वो जब वहाँ पहुँचती हैं, यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर के दूर का है, और तब वो ये बताती हैं कि उन पर हमला हुआ, और यहाँ कुछ, हालांकि वो यहाँ भी कुछ बोल के निकलती हैं कि 2-3 लोग, लेकिन एक पूरा सुरक्षा घेरा होता है दीपक जी। उस वक्त यहीं इसी जगह पर जो भी होना था, एक्शन होना था, चूंकि पूरी सुरक्षा दायरे में थी, पूरी गाड़ियों का काफिला था और उनके समर्थकों का था, इसके बीच में ऐसा होना हम लोगों को भी बड़ा आश्चर्य लगता है। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ ज्यादातर लोग, जितने लोग यहाँ थे, उन लोगों का ये कहना है, हम लोगों ने अभी, हम लोग दिखाएंगे भी उन लोगों को जिन्होंने बातचीत की है हम लोगों से, कि किस तरह से ये पूरी गाड़ी यहाँ टकराती है और फिर यहाँ वो दरवाजा लगता है, और वो दरवाजे से ही उनको चोट पैर में लगती है और हल्का सा सर पे लगती है। और इसके बाद लेकिन वो चीज़ वहाँ जाते जाते नंदीग्राम तक वो क्या होता है, ये मुख्यमंत्री ने जो कहा उसको किस तरह से जांच के दायरे में लाया जाएगा, किस तरह वो कह रही हैं और यहाँ के लोग उस बात से कितना नाराज हैं, ये सब चीज़ें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं। न्यूज़ नेशन अपने दर्शकों को सीधा दिखा रहा है। जी दीपक जी। ठीक है धीरेन्द्र, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा, क्योंकि टीएमसी के नेता मानव भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मानव से ये सवाल पूछते हैं, मानव, किसी ने इरादतन या गैर इरादतन कोई चोट नहीं मारी, ये मात्र एक हादसा था, क्या कहेंगे? क्या ममता बनर्जी सिंपैथी बटोरने की कोशिश कर रही हैं? जरूरत नहीं है, उनका स्नेह ही काफी है वोट के लिए। और जहां तक सर ये सवाल है कि भाई क्या हुआ था एग्जैक्टली सर इस घटने में, वो अभी तक हमारे पार्टी से कुछ अच्छा स्टेटमेंट आया नहीं है, और डेफिनेटली कोई इन्वेस्टिगेशन होगा तो पार्टी उसी तरह से हमको अपना स्टेटमेंट देगी, तो मैं उससे बाद में वो स्टेटमेंट जारी करूंगा। लेकिन जहां तक दीदी का सवाल है, वो एक शेरनी है, मैं बार बार हर एक चैनल पे ये बोल रहा हूँ, शी इज अ फाइटर, एंड पूरा देश देख रहा है कि वो इकलौती पूरे बीजेपी कौम से लड़ रही है। ठीक है, तो ये सब सिद्ध है कि भैया जिस तरीके से बीजेपी ने अपने पूरे शासनकाल को, पूरे केंद्र को बंगाल की तरह झोंक दिया है, क्योंकि उनको पता है कि बंगाल से वो निकलेंगे आगे, और जब वो निकलेंगी तो सुधांशु जी से कुछ दिन पहले बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि दुर्गा तो हर जगह है, वो कामाख्या में भी है, वो हर जगह है। भैया जब हमारी दुर्गा की अनुयायी है तो समझ लीजिए कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। और जहां तक दीदी का सवाल है कि 100% उनको चोट तो लगा है, ये तो सिद्ध है, ये तो दिख रहा है कि वो पेन में है, और हम लोग काफी चिंतित हैं कि हम ईश्वर से करुणा मांगते हैं कि भाई उनकी जो चोट है वो ज्यादा गहरी ना हो। उनको कमर में चोट लगी, उनको बाएं पैर में चोट लगी है, उनके हार्ट में थोड़ा सा पल्पिटेशंस हुआ है, जिसके लिए उनको एसएसकेएम ले जाया गया है। ग्रीन कॉरिडोर से गया है सर, ग्रीन कॉरिडोर में हमारे, मैं आपको सिर्फ बता दूं सर, बहुत बार ग्रीन कॉरिडोर हमारे लोकल आम जनताओं के लिए भी खुला गया है पहले भी, जहाँ पे हार्ट ट्रांसप्लांट भी हुआ है सर। ये हमारे बंगाल में ये ग्रीन कॉरिडोर और ऑल ओवर इंडिया में भी होता है, जिसके लिए हम अपने देश के लिए और अपने प्रांत के लिए काफी गर्वित फील करते हैं। और जहां तक सवाल है सर, कोई डर की बात नहीं है, और हम उम्मीद करते हैं कि दीदी मैंने सकुशल वापस आए। देखिए सर, आपके स्क्रीन में वो वीडियो देख पा रहा हूँ मैं खुद ही ममत मेरे साथ फील कर रहा हूँ। मेरे साथ राजीव जेटली जी भी जुड़ गए हैं, और मेरे साथ कमरू जमा चौधरी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस से।
विनय जी, विकास जी, मैं आपकी बात सीधे ले, मानस जी मैं आपकी बात सीधे ले चलता हूं राजीव जेटली जी के पास। राजीव जेटली जी, मानस जी कह रहे हैं कि सिंपैथी के लिए नहीं हुआ है, जो हुआ है वो तो सबके सामने और चोट उनको लगी है। आपको क्या लगता है राजीव जेटली जी? दीपक जी, ममता जी को जिंदगी में कभी चोट ना लगे, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। उनको कभी कोई तकलीफ ना आए, हम ये भी भगवान से प्रार्थना करेंगे। पश्चिम बंगाल की जनता को जो चोट दी गई है, उस चोट से उसको उबारने के लिए कम से कम दीदी का सहारा तो नहीं लिया जा सकता। उसके लिए परिवर्तन की जरूरत है और हम परिवर्तन लेकर के आएंगे। मैं अभी सौभाग्य से आपकी डिबेट थोड़ी देर पहले भी मैंने देखनी शुरू करी थी। आप जब चर्चा कर रहे थे, मुझे बोला मैंने आपके चैनल पे देखा कि ये बात रखी गई, ये बंगाल में आके देखिए। भाई साहब, मैं पश्चिम बंगाल में बैठा हूँ। मैं सुबह पश्चिम बंगाल में रोज वॉक करने जाता हूँ सुबह, और मैं कम से कम 50 से 60 लोगों से मिलता भी हूँ। कैसा खौफ है, कैसे डरे हुए लोग, अंदाजा है आपको? बताते क्यों नहीं आप इस चैनल के ऊपर? बताते क्यों नहीं देश की जनता को? पश्चिम बंगाल का व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि मैं अपना वोट किसको दूंगा। उसे डर है कि मैं भारतीय जनता पार्टी बोलूंगा तो शायद मेरा कत्ल ना करवा दिया जाए, मेरे ऊपर कोई बड़ी मुसीबत ना आ जाए। ये डर का माहौल है। हम बाहर निकलते हैं तो डरते हुए निकलते हैं, कोई हम पर बम ना फेंक दे, कोई हम पर अटैक ना कर दे। और आप बस दीदी की बात कर रहे हैं। आज मैं आपसे एक आग्रह करता हूं, आप इस चैनल पे बोलिए कि हमारे प्रदेश के अंदर कोई प्लॉट लेकर मकान बनाने पर हमारे कार्यकर्ताओं को पैसा नहीं देता है। आप बोल के दिखाइए इस बात को कि आप पश्चिम बंगाल में आइए, आपको कट मनी नहीं देनी पड़ेगी। आप बोल के दिखाइए। मैं टीएमसी के प्रवक्ता से बोलता हूं, केवल इतना बोल के दिखा दीजिए, क्योंकि इतना बोलने से पश्चिम बंगाल की जनता के दिमाग में बात जाएगी कितने बड़े झूठे हैं ये लोग। मैं चाहता हूं ये बोल के दिखाएं कि हम कट मनी नहीं लेते हैं। एक एक व्यक्ति, एक दीपक जी, अगर आप कहीं अवैध काम कर रहे हैं, कोई अवैध काम करते हैं, तो मैं मानता हूं कहीं कहीं पे कट मनी का सिस्टम होता होगा, हफ्ता वसूली का होता होगा। अरे आप अपना प्लॉट लेके मकान नहीं बना सकते यहाँ पर। ये हालात है यहाँ पर, ये भ्रष्टाचार फैला हुआ है यहाँ पर। अब बोल के दिखाइए कि हम नहीं लेते कट मनी। क्या ये सच बोल सकते हैं टीवी पे? बंगाल में नहीं रहते हैं सर। चलिए, अच्छी बात है, कम अरे से कम आप बोल के दिखाइए कि हम नहीं लेते कट मनी। ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ मानस जी, मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन उससे पहले अंशु गुप्ता, मेरे एक दर्शक भोपाल से जुड़ गई है। अंशु, क्या कहेंगी बंगाल के राजनीतिक कल्चर के बारे में? दीपक जी, बिल्कुल सही है कि किसी भी तरह के ये धार्मिक आधार पर जो तुष्टीकरण और ये वोट बैंक की नीति या फिर ध्रुवीकरण की जो नीतियां हैं, ये धार्मिक आधार पर बिल्कुल राजनीतिक पार्टियों को नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस तरह के धार्मिक उन्मादों से हमारे देश में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होंगे। देश का विकास तो कहीं से दिखेगा ही नहीं। देश के विकास को चाहिए कि पॉलिसीज होनी चाहिए इनकी, चुनाव आयोग को भी इनके ऊपर एक पैनी निगाह रखनी चाहिए, वहां उनका इंटरफेरेंस होना चाहिए। कहीं ना कहीं इनकी जो घोषणा पत्र हैं उनको बिल्कुल बाध्यकारी होना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी किस तरह की ये ला रहे हैं, इनके विजन डॉक्यूमेंट जारी होने चाहिए कि पॉलिसी लेके तो आ रहे हैं विकास की, पर वो लागू कहां से होंगी। तो ये सारी चीजों में इमोशनल कार्ड नहीं खेलना चाहिए। पब्लिक को लड़ाने के साथ ही देश में उन्माद जब होता है तो देश की हमारी विकास की गति रुकती है। तो ये चीजों पे पैनी निगाह हमारे चुनाव आयोग को रखनी ही होगी। और इस तरह से क्या होता है, धार्मिक उन्माद और इमोशनल कार्ड के साथ जब राजनीतिक पार्टियां खेलती हैं तो पब्लिक डाइवर्ट हो जाती है और विकास के मुद्दे जो होते हैं वो शून्य हो जाते हैं। तो विकास ठीक है अंशु, मैं सीधे यहाँ से चलूंगा यहाँ से विवेक श्रीवास्तव जी के पास। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या आपको भी लगता है कि बंगाल के हालात अब बद से बदतर हो गए हैं, जैसा हमारी एक दर्शक भी कह रही है? आप भाई देखिए, एक तो आपकी दर्शक ने, आप बहुत अच्छे दर्शकों को लाते हैं, इन दर्शक ने बहुत अच्छी बात कही कि ये धर्म, सांप्रदायिकता, उन्माद, ये सब नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को स्ट्रिक्ट होकर के काम करना चाहिए। मुझे बड़ी पसंद आई ये बात। और दूसरी बात है, साहब बंगाल में सब डर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाली कह रहे हैं हम डर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं हम डरे हुए हैं, अगर कोई हमें वोट देगा तो हम डरे हुए हैं, जो वोट देने वाला है वो भी डरा हुआ है। मुख्यमंत्री कह रही है हम भी डर गए, हम पे भी हमला हो गया। तो तृणमूल कांग्रेस भी डर रही है, बीजेपी भी डर रही है। तो ये इतना डर का माहौल, कौन किससे डर रहा है? अरे भाई, इलेक्शन कमीशन जो है वो पुलिस को कंट्रोल करती है चुनाव में, लेकिन मुख्यमंत्री के चारों तरफ उचित सिक्योरिटी थी।
मैं इलेक्शन कमीशन की मीटिंग्स में जाता रहा हूं। ऐसे थोड़ी ना होता है खुले में आप छोड़ देंगे प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, अगर वो कैनवसिंग करने के लिए आता है। बाकायदा घेरे होते हैं सिक्योरिटी के। ये पहली चीज है। जो हुआ दुखद है, किसी को चोट लगना बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन हर चीज का पॉलिटिसाइजेशन, हर चीज का पॉलिटिसाइजेशन, बीजेपी पॉलिटिसाइज करती है, हम पे हमले हो रहे हैं। और ये कंपटीशन क्या चल रहा है, कौन बड़ा हिंदू है? ममता कह रही है मैं बड़ी हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं और हिंदू भी हूं, और वो उधर से बीजेपी वाले हम चैंपियन हिंदुओं के, मां दुर्गा की कृपा बनी रहे। फिर टीएमसी वाले कहते हैं मां दुर्गा की स्तुति चलती है, फिर कोई कहता है ममता बनर्जी चंडी पाठ करके निकलती हैं। ये बंगाल के अंदर और देश में हम जा किस दिशा में रहे हैं? ये कैसा कंपटीशन है कि कौन बड़ा मुसलमान, कौन बड़ा हिंदू? अब एक ओवैसी साहब की कमी है, वो आएंगे और सबसे बड़े मुसलमान बनने की कोशिश करेंगे। दीपक जी तो ये जो धार्मिक पोलराइजेशन है, ये जो धार्मिक पोलराइजेशन है, ये गलत है। चुनाव डेवलपमेंट पे लड़िए आप लड़िए कितने स्कूल बने, आप लड़िए कितने कॉलेज बने, आप लड़िए हेल्थ केयर में, आप स्टूडेंट को। भैया सुनो, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता जी सुन लीजिए, बंगाल में डॉक्टर बनने में 1.5 से 2 करोड़ रुपया लगता है। जी आपकी की बात का जवाब दे रहा हूं। कितना रुपया लगता है बंगाल में डॉक्टर बनने में? बताएं तृणमूल कांग्रेस वाला प्रवक्ता। आपकी बात का जवाब दे रहा हूं मैं। अरे नो हिंदू मुसलमान आपकी बात कर। और बता दीजिए सर मुझको, और बीजेपी वाले से भी यही सवाल है, सिलेंडर कितने का दोगे? भाई अब अरे भाई चिल्लाने से चुनाव नहीं जीते जाते, मेरी बात सुन लो। दीपक भाई, कलकत्ता के अंदर आप किसी ऑटो को पकड़िए, टैक्सी को पकड़िए, किसी भी चीज को पकड़िए और उसको बोलिए मुझे कलकत्ता के किसी इंडस्ट्रियल एरिया में लेके चलिए। आप विश्वास कीजिए, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, वो कहेगा इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था जी हमारे कलकत्ता में, अब नहीं है। उसने बताया हावड़ा के आगे एक इंडस्ट्रियल एरिया होता था, बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी, पहले कम्युनिस्ट आए फिर दे दिया, दोनों ने मिलकर बंद करवा दिए। है विकास, ये है विकास, ये है विकास कलकत्ता, ये है पश्चिम बंगाल का विकास। विकास की बात करते हो? अरे भाई, अरे आप लोगों ने लाल झंडे वालों ने लोगों को बेरोजगार कर दिया, विकास की बात करते हो आप लोग? शर्म नहीं आती आपको? झंडा और पीला शर्म नहीं आती आप लोगों को? नेशनल फिगर है पश्चिम बंगाल में, बताइए मुझे, आप मुझे उस ऑटो पे बिठा के उस इंडस्ट्रियल एरिया में लेकर चलिए, जिस इंडस्ट्रियल एरिया में आप कह सकें ये देखिए ये हमारा विकास, ये दीदी का विकास, 7 साल में देश का बंटा आपकी नीतियों के बारे में बात कर लेते हैं विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी नीतियों के बारे में बात कर लेते हैं। सीधे अवनीश अवस्थी जी के पास चलते हैं। अवनीश अवस्थी जी, क्या लेफ्ट की नीतियां कभी भी आदमी को आगे ले जाने वाली रही है? बताइए जरा, ऐतिहासिक संदर्भ से बताइए विवेक श्रीवास्तव को। नहीं, इनसे पूछ लीजिए बीजेपी की नीति ने। नहीं, अरे मेरे भाई बता दो, कहां डेवलपमेंट करवाई थी तुम लोगों ने, ये तो बता दो मुझे। विवेक श्रीवास्तव नाम का बता दो कहां डेवलपमेंट करवाई थी, जगह का नाम तो होगा। की नीतियां दीपक जी आप इनसे बुलवा लीजिए, कहां ले गई? दीपक जी, 7 साल में भाजपा कहां ले गई? ये आज धार्मिक अनुपात की बात वो विवेक श्रीवास्तव कह रहा था, जिसकी पार्टी ने पीरजादा से अलायंस किया है। जिस पीरजादा ने क्या कहा कि मैं दुआ करता हूं अल्लाह से कि ऐसा वायरस भारत में आए, इंडिया में आए कि 30, 40, 50 करोड़ लोग मारे जाएं यहाँ पर। अरे मेरे को ये उस पार्टी से उस पीरजादा से अलायंस करता है विवेक श्रीवास्तव। मुझे बताओ, और जहां तक विकास की बात है, दीपक जी आप इसी को बुलवा लीजिए, आप इसको मैन्युफैक्चरिंग, आप दीपक जी इसको बुलवाइए। विवेक श्रीवास्तव जी, सबके ऊपर मत बोलिए प्लीज। अवनीश जी को खत्म करने दीजिए अपनी बात। अवनीश जी को खत्म करने दीजिए अपनी बात। अवनीश जी बोलिए। या तो आप इसका माइक बंद करिए दीपक जी, फिर इसको बुलवाइए, या तो माइक बंद करिए इसका। दीपक जी इसका माइक बंद कर रहे हैं तो आप उत्तर दीजिए, मैं चुप रहूंगा। दीपक जी देके दिखाओ। कम्युनिस्ट पार्टी ने जहां भी रही और बंगाल में बड़े सुनियोजित ढंग से, ताकि भारत में फैक्ट्रियां बंद हो, कारखाने बंद हो, ताकि अच्छा मैं सभी को रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर आई है, SSKM हॉस्पिटल जहां पर ममता बनर्जी भर्ती है, वहां पर अभी राज्यपाल जगदीप धनखड़ पहुंचे हैं उनसे मिलने, उनका हालचाल जानने के लिए। धीरेन्द्र ने हमें बताया था क्या हालात हुए थे नंदीग्राम में, किन हालातों में चोट लगी थी। फिर से एक बार धीरेन्द्र के पास चलते हैं। धीरेन्द्र, गवर्नर पहुंचे आप, इससे पहले आपने क्या देखा नंदीग्राम में?
देखिए, सुबह से आज अगर हम लोग इस घटनाक्रम की बात करें तो ये तमाम लोग जितने आपको दिख रहे हैं, ये तमाम लोग उस घटना के बारे में ही बता रहे हैं। इस घटना के बारे में इन्होंने ये पूरा बताया कि किस तरह से चोट लगी। मैं इन लोगों से, सभी लोग कई बार बता चुके हैं कि आखिर वो जो जगह थी वहाँ कैसे आकर चोट लगी। यानी किसी ने भी हमले की बात को नहीं स्वीकारा है और ये वही जगह है जहाँ चोट लगी थी। यानी आप ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ लोग कहीं से बाहर से आए होंगे। इन सबका कहना है कि मुख्यमंत्री को इस तरह नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि यहाँ तमाम लोग मौजूद थे और किसी भी उस समर्थकों के बीच में किसी के हमला करने की उम्मीद नहीं थी। दिन भर मंदिर दर्शन के बाद जब ये काम खत्म हुआ तो उस समय इस तरह के आरोप के साथ ये दिन समाप्त होता है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा नाटकीय मोड़ है और जिसकी आप और हम लोग चर्चा भी कर रहे थे दीपक जी की किस तरह से नंदीग्राम के चुनाव में कई सारी स्क्रिप्ट लिखी जानी है। तो ये मुख्यमंत्री का एक आरोप, संजीदा आरोप था, लेकिन यहाँ आने के बाद उसकी पुष्टि करता हुआ कोई नहीं दिख रहा है। तो मैं यहाँ, अगर आप यहाँ आप थे, ठीक है, अच्छा, सीधे कमरू जमा चौधरी के पास चलते। धीरेन्द्र कांग्रेस के नेता है, कमरू जमा चौधरी जी क्या कहेंगे ममता बनर्जी पर, ये जो उनको चोट लगी है उसके बारे में? आपको भी लगता है उन पर हमला हुआ है, सुनियोजित साजिश है? दीपक जी, ममता बनर्जी हमारे दल से लिखी हुई एक नेत्री है। उनका नाटक, उनका ये हम देखते देखते हम उठ चुके हैं और इतिहास में दोहराना नहीं चाहता हूँ। आपको खुद मालूम है ममता बनर्जी का नाटक सब। रही बात नंदीग्राम का, ममता बनर्जी का जो आज का जो हमला हुआ, उससे तीन चीज साफ नजर आ रहा है। एक तो राज्य का लॉ एंड ऑर्डर का परिस्थिति, एक मुख्यमंत्री का ऊपर हमला होता है जबकि प्रशासन उनका हाथ में, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, लेकिन एक मुख्यमंत्री उस जगह में हमला होता है उसका ऊपर, किसी ने नहीं देखा, सिर्फ उनको मालूम है कि उनको चोट लगा, किसी को नहीं मालूम है उनका ऊपर हमला हुआ। दूसरा बात, नंदीग्राम इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हमारा जो सहयोगी दल है लेफ्ट फ्रंट, उसने एक फैक्ट्री का नींव रखने का सोचा था नंदीग्राम में। इन्होंने जमीन अधिग्रहण का आंदोलन करके वहां से वो फैक्ट्री को हटा दिए। आज इतना साल हो गया नंदीग्राम में आज तक कोई फैक्ट्री ना बैठा, ना वहां के लोगों का कोई तरह का तरक्की हुआ है। तीसरा नंबर पॉइंट, आप स्वास्थ्य मंत्री भी है हमारे राज्य के, बंगाल के। आज आपको जब चोट लगा तो आपको ग्रीन कॉरिडोर करते हुए आपको कलकत्ता लाना पड़ा ताकि आपका इलाज हो सके। आज एक आम जनता कहाँ जाता नंदीग्राम में, इस तरह का इसका जवाब किसी के पास नहीं है। दूसरा पॉइंट में जो आना चाहता हूँ, ठीक है, वैलिड पॉइंट है आपका। मैं सीधे वाराणसी अपने एक दर्शक के पास चलता हूं। कमरू साहब, आपको यहीं रोकूंगा, मैं अपने एक दर्शक के पास चलता हूं। कमलेश चंद्र त्रिपाठी वाराणसी से मेरे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, क्या कहेंगे मंदिर जाने वाली राजनीति पर आप? एक तो नाटक है मंदिर जाना, जो मुख्यमंत्री के तौर पर मुहर्रम के लिए दुर्गा पूजा का विसर्जन रोकता हो, जय श्री राम के उद्घोष पर जो चमड़ी उधेड़ने की बात करता हो, उसके बाद वो मंदिर जाता हो, तो ये तो नाटक है, नौटंकी है कि धर्म के आधार पर जो है, जिसका अब धार्मिक होने का प्रमाण पत्र मिले जनता से ताकि वोट में तब्दील हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश चंद्र त्रिपाठी जी। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद बहस का सिलसिला देश की बहस में लगातार जारी है।